हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर के कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे। यह जितने भी क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में करवाया जाएगा, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए करवाया गया है, बनाया गया है कि ताकि आपको सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने के चांस है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए, इन तक वॉच कीजिए ताकि यहाँ से कुछ आप सीख सके। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है, जैसे आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हो गए, काइनेमेटिक्स हो गए, यूनिट एंड डायमेंशन हो गए, रोटेशन हो गए, और भी बहुत सारे चैप्टर जिनको हमने कवर किया है। आपको हम पूरा फिजिक्स के जितने भी चैप्टर आपके फिजिक्स में हैं उन सभी को हम बताएंगे, आपको हर एक चैप्टर के आपको क्वेश्चंस को करवाएंगे। और जैसे ही सभी चैप्टर के क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद आपको अनुसार आप जैसा बोले, आप क्वेश्चंस चाहें तो और भी क्वेश्चंस आपको देंगे, या फिर आप कंसेप्ट चाहें कुछ कुछ कंसेप्ट पार्टिकुलर, तो उस सभी पार्टिकुलर कंसेप्ट को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए ताकि आप यहाँ से कुछ सीख सके। तो दोस्तों, अगर आप कुछ वीडियो से सीखते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, ए गुड लुब्रिकेंट शुड हैव, एक अच्छा लुब्रिकेंट कैसा होना चाहिए? हाई विस्कोसिटी वाला, लो विस्कोसिटी वाला, मॉडरेट विस्कोसिटी वाला, या फिर हाई डेंसिटी वाला। ठीक है, तो सबसे पहले बता दें आपको कि हाई गुड लुब्रिकेंट्स कहने का मतलब क्या होता है। लुब्रिकेंट्स कहने का मतलब होता है, जैसे आप ग्रेफाइट भी क्या है, एक लुब्रिकेंट्स है। लुब्रिकेंट्स एक पदार्थ होता है, कैसे होता है कि जैसे आपके मोबिल हो गया, एक एग्जाम्पल देता आपको। मोबिल क्या होते हैं? मोबिल क्या है? मोबिल, MOBILE, मोबिल क्या होते हैं? मोबिल हो सकता है स्पेलिंग में प्रॉब्लम हो, तो मोबिल क्या होते हैं? आपके एक लुब्रिकेंट्स हो, क्या है? एक लुब्रिकेंट्स है। जैसे आप गाड़ी में मोबिल डालते हैं, वो क्या है? एक लुब्रिकेंट्स है। एक और अच्छे से एग्जांपल दे तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है? GRAFITE। ग्रेफाइट क्या होते हैं? ग्रेफाइट को क्या किया जाता है? एक अच्छे से लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। तो जो लुब्रिकेंट्स होते हैं वो अच्छे, जो भी लुब्रिकेंट्स होंगे वो कैसा होना चाहिए अच्छा लुब्रिकेंट्स? एक हाई विस्कोसिटी वाला, एक लो विस्कोसिटी वाला, या फिर मॉडरेट विस्कोसिटी वाला, या फिर हाई डेंसिटी वाला। तो चलिए आपको बता दें कि एक अच्छा लुब्रिकेंट जो होता है उसका विस्कोसिटी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्यों हाई होता है? कि एक अच्छा विस्कोसिटी वाला जो आपका लुब्रिकेंट्स होगा उसका विस्कोसिटी हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? क्योंकि उसका रीजन होगा, देखिए आपको यहाँ पे रीजन लिखते हैं हम, देखिए। तो एक अच्छा विस्कोसिटी वाला जो लुब्रिकेंट्स होता है, सॉरी, हाँ, तो एक गुड लुब्रिकेंट जो होता है उसका मस्ट भी हाई विस्कोसिटी उसका होना चाहिए, यानी उसका विस्कोसिटी बहुत ही हाई होना चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, मशीन पार्ट्स बेटर वर्क कर सके, यानी अच्छा से अच्छा काम वो कर सके। देखिए, अगर हाई विस्कोसिटी आप अगर कर देते हैं किसी भी लुब्रिकेंट्स का, अगर किसी भी लुब्रिकेंट्स का विस्कोसिटी को अगर अच्छे कर देते हैं, बढ़ाते हैं, इसके कारण क्या होता है कि उसका बाउंड्री लुब्रिकेशन क्या होता है, वो अच्छा बढ़ जाता है, यानी बाउंड्री लुब्रिकेशन उनका बड़ा हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और बाउंड्री लुब्रिकेशन कहने का मतलब उनके जो मोशन पार्ट होते हैं, यानी उनके जो मूविंग पार्ट होते हैं मशीन के, वो क्या करने लगते हैं, अच्छे से वर्क करने लगते हैं। देखिए, किसी भी इंजन में अगर आप मोबिल डालते हैं तो उस मोबिल के अंदर जो आपका इंजन का जो भी सिस्टम होता है उस मोबिल से क्रॉस होते हुए जाता है, और जितना अच्छा लुब्रिकेंट्स रहेगा वो उसका मूविंग पार्ट को, जो इंजन मूव करता है उसके मूविंग पार्ट को वो और अच्छा क्या करेगा, स्मूथ मोशन प्रोवाइड करवाएगा। देखिए, अच्छा सा मोशन प्रोवाइड करवाएगा। देखिए, विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है, अपोजिंग फोर्स होता है। जितना ज़्यादा अपोजिंग फोर्स उसमें लगता है उतना ज़्यादा क्या करता है, वो अच्छे से काम करता है उस जगह पे। तो आपके जो अच्छे लुब्रिकेंट्स होते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे 2T 40 करके, आप जैसे मोबिल लेने जाते होंगे आपके पिताजी, तो वहाँ से क्या लेते हैं, 40 या 2T करके आपके जो आपके कोई भी आपके घर में भैया हो या पापा हो, कोई भी मोबिल लेने जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहाँ पे 2T 40 लिखा रहता है मोबिल है। तो ये टी होता है आपका सरफेस टेंशन। क्या होता है? सरफेस टेंशन। ठीक है, टेंशन, TNSION। तो सरफेस टेंशन होता है। तो जितना अच्छा ज़्यादा 2T से ज़्यादा 40 अच्छा होता है। क्यों अच्छा होता है? क्योंकि उसका विस्कोसिटी हाई होता है। विस्कोसिटी हाई होने के कारण उसका क्या होता है, मोशन अच्छा से, उसका मोशन बॉडी, उसका जो पार्ट्स होता है वो अच्छा से मोशन कर पाता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से भी याद कर सकते हैं, मोबिल का एग्जाम्पल लेके याद कर सकते हैं कि लुब्रिकेंट्स अच्छा कैसा होना चाहिए, हाई विस्कोसिटी वाला होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरोफॉइल्स आर सो डिजाइन दैट द स्पीड ऑफ एयर, एरोफॉइल्स को कैसे डिजाइन किया जाए कि उनका स्पीड ऑफ एयर कैसा रहे, आगे टॉप रहे, टॉप साइड पे क्या, यानी फ्रंट साइड पे क्या हो उसका ज़्यादा हो, बैक वाले साइड से क्या, फिर दोनों साइड पे सेम हो, या फिर आपके आगे वाले साइड पे कम हो, पीछे वाले साइड पे ज़्यादा हो। ठीक है, या फिर क्या हो, टर्बुलेंट फ्लो हो। देखिए, आपको बता दें कि एरोफॉइल्स कैसे होते हैं। तो देखिए, इसके एरोफॉइल्स को आपको समझाने के लिए हम एक आपको फिगर लिए हुए हैं। देखिए, इस फिगर को ध्यानपूर्वक देखिए। ये क्या होते हैं, आपके प्लेन जो देखते होंगे, प्लेन में जो आपके साइड से दो पत्ती टाइप के लगे होते हैं, या फिर आपको प्रॉपर प्लेन भी समझे तो वो क्या होते हैं, ऐसे क्या होता है, वो एरोफाइल्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एक ऐसे स्ट्रक्चर में बने होते हैं, उसी स्ट्रक्चर का क्या कहते हैं, हम एरोफाइल्स कहते हैं। तो एरोफाइल जो बने होते हैं उनका क्या होना चाहिए, उनका जो डेंसिटी होना चाहिए, फ्रंट पार्ट जो है आपका, इस फ्रंट पार्ट का डेंसिटी, रो डेंसिटी क्या होना चाहिए,
लेस देन होना चाहिए इस लोअर वाले पार्ट से, यानी इस लोअर वाले पार्ट से इसका क्या होना चाहिए, डेंसिटी कम होना चाहिए। ठीक है, फ्रंट वाले पार्ट का डेंसिटी कम होना चाहिए लोअर वाले पार्ट से, यानी लोअर वाले पार्ट्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा फ्रंट वाले पार्ट्स का। देखिए अगर डेंसिटी ज़्यादा होता है अगर बैक वाले पार्ट्स का, तो इसी कारण क्या होता है, वो एक अपवर्ड फोर्स प्रोवाइड करता है आगे की ओर बढ़ने के लिए, जिसके कारण क्या होता है आपका जो भी जिसमें आप यूज कर रहे हैं एरोफॉइल्स वो क्या होता है तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, जैसे आपका प्लेन ही है, वो प्लेन क्या होता है आगे अच्छे से बढ़ता है। तो देखिए आपका यहाँ पे तो आपको डेंसिटी के बारे में पूछा नहीं जा रहा है, यहाँ तो स्पीड के बारे में पूछा जा रहा है। तो बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार देखिए अगर रो अपर डेंसिटी अपर साइड का लेस देन होना चाहिए डेंसिटी लोअर साइड से। ठीक है, और इसके कारण क्या होता है आपका वो एक अच्छे से अपवर्ड की ओर, अपवर्ड कहने का मतलब आगे की ओर क्या करता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है। क्या होता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है, जिसके कारण अच्छे से क्या करता है आपका एरोफॉइल क्या होता है लिफ्ट कर जाता है, अच्छे से उड़ जाता है। ठीक है, तो देखिए इसका रीजन क्या है आपका, इसका रीजन क्या है, हम स्पीड के रिगार्डिंग यहाँ पे बताने वाले हैं कि स्पीड कैसा होना चाहिए। ठीक है, डेंसिटी तो पता चल गया हमें, स्पीड कैसा होना चाहिए। तो बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार, बर्नौलीज थ्योरम पढ़े होंगे आप, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम, बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार क्या होता है आपका जो डेंसिटी होता है वो कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए वेलोसिटी के। ठीक है, यानी अगर जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा उसका वेलोसिटी कम होना चाहिए। ठीक है, अगर आप बर्नौलीज थ्योरम के अनुसार जाने तो जहाँ पे आपका प्रेशर क्या होगा लार्ज होगा वहाँ का वेलोसिटी क्या होगा मिनिमम होगा, या फिर जहाँ का वेलोसिटी लार्ज होगा वहाँ का प्रेशर मिनिमम होगा। तो अपर साइड का डेंसिटी ज़्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी अपर साइड का डेंसिटी कम है तो वेलोसिटी क्या होगा अपर साइड का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये बड़ा हो जाएगा किसके, लोअर साइड के वेलोसिटी से, किसके लोअर साइड के वेलोसिटी से। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो गया आपका बताइए, टॉप साइड इज मोर, वेलोसिटी ऑफ टॉप साइड इज मोर देन लोअर साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। ठीक है, आपको समझ में आएगा। देखिए हर एक पॉइंट्स को हम तोड़ के बता रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, द लिमिट ऑफ द लिमिट्स ऑफ पॉइजन्स रेशियो आर, ये एक थ्योरी है, थ्योरेटिकल चीज़ है। आपको पॉइजन्स रेशियो का लिमिट्स क्या होता है, यानी कितने से कितने के बीच में पॉइजन्स रेशियो होने चाहिए। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर सभी को पता रहता है इसका आंसर ऐसे। तो जिनका जिनका आंसर क्या है, बी ऑप्शन है, फ्रॉम -1 से क्या है 1/2, फ्रॉम -1 से 1/2 आंसर सही आंसर है। ठीक है, तो जिनका जिनका बी आंसर है उनका आंसर सही है, यानी आपके सिग्मा जो होते हैं पॉइजन्स रेशियो उसका वैल्यू हमेशा कितना है -1 से 1/2 के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीज बाई एल, एल यहाँ पे इसको आई नहीं पढ़िएगा एल पढ़िएगा। अगर लेंथ ऑफ वायर को एल से इंक्रीज किया जाता है और फोर्स एफ को अप्लाई किया जाता है तो आपका वर्क डन होगा जो वायर को स्ट्रेच करने में, उसको लमारने में, खींचने में वो कितना होगा। ठीक है, तो आप एक डिफिनीशन पढ़ेंगे कि वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम वो कितना होता है, हाफ ऑफ, कितना होता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल होता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन के। ये सभी को पता होता है, आपके टीचर भी आपको पढ़ाएंगे। हम आपको क्या कर रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको अप्लाई करना सिखा रहे हैं, आपके कंसेप्ट को रिवाइज करवा रहे हैं साथ साथ। तो चलिए ये क्या है आपका वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। तो वर्क डन हमें निकालना है, तो वर्क डन क्या हो गया हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू, थोड़ा सा क्या करते हैं अच्छे से लिखते हैं ताकि हम और भी चीज़ को इसमें अच्छे से हटा सके। वर्क अपॉन वॉल्यूम क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो गया, सॉरी वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम तो निकाल दिया, हमें वर्क डन निकालना है। क्या निकालना है हमें, वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन क्या हो गया हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, चलिए हम मार्कर चेंज करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे हाफ ऑफ स्ट्रेस कितना होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस, तो फोर्स एफ लग रहा है, एफ एरिया क्या होता है एल मान लेते हैं एरिया है। स्ट्रेन क्या होता है चेंज इन लेंथ, जितना इंक्रीज होता है लेंथ वो स्मॉल एल है। चेंज इन लेंथ अपॉन क्या होता है टोटल लेंथ मान लेते हैं एल, आप मान लीजिए क्या करिए, मान लीजिए यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, मान लीजिए हो सकता है बाद में कहीं कर जाए। वॉल्यूम क्या होता है आपका एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ क्या होगा उसका वॉल्यूम होगा इनिशियल एरिया इनिशियल लेंथ। ठीक है, तो एक ए से एक ए कट गया, एक कैपिटल एल से कैपिटल एल कट गया, आपका वैल्यू कितना आ गया, आपका वैल्यू कितना आ गया हाफ ऑफ एफ इंटू एल, यानी एफ एल बाई 2, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी सही है हमारा। क्या हो गया ऑप्शन नंबर सी, एफ एल बाई 2 इज द वर्क डन। समझ में आ गया आपको, कहा जा रहा है किसी लेंथ को एल से इंक्रीज किया जाता है, उस पर फोर्स एफ अप्लाई किया जाता है, तो आपको बताया ना वर्क डन इन स्ट्रेचिंग दी वायर। जब भी आपको स्ट्रेचिंग दी वायर का बात करें तो आप क्या कीजिए हमेशा आपके जो प्रॉपर्टीज ऑफ वर्क मैटर जिसमें आप गामा पढ़ेंगे, इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ेंगे, उसका फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पे उसका फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। आपको वर्क डन निकालना था,
वर्क डन क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा हाफ ऑफ फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, चेंज इन लेंथ अपॉन टोटल लेंथ, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, आपका कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा FL/2, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है हमारा, इफ द टेंशन ऑन ए वायर रिमूव्ड एट वंस, अगर किसी वायर का टेंशन को रिमूव किया जाता है तो आपको बताना है कि उस वायर में क्या होगा, क्या वो वायर ब्रेक कर जाएगा। तो देखिए ब्रेकिंग का कंडीशन यहाँ पे हम नहीं कर सकते, ब्रेकिंग का कंडीशन डिपेंड करता है उस वायर पे कितना मास लोड दिया जा रहा है, क्या दिया जा रहा है, कैसे दिया जा रहा है, इसके अनुसार ब्रेकिंग का आपका कंडीशन डिपेंड करेगा। तो सीधे ब्रेकिंग तो हम लगा नहीं सकते हैं, ये तो ऑप्शन हमारा पहले ही गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि उसका टेम्परेचर घट जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या है, देयर विल बी नो चेंज इन इस टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर पे कोई चेंज नहीं पड़ जाएगा। चौथा क्या है, इस टेम्परेचर इंक्रीजेज। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, सी ऑप्शन को मार देंगे, ठीक, कहेंगे कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर का कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन इसका आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन क्या है, गलत है, आपको बी और डी वाले ऑप्शन में से राइट आंसर चुनना है। तो हम आपको आंसर बताते हैं, आंसर आपका ऑप्शन डी है कि इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज। अब कैसे होगा इसका ऑप्शन डी, इसका आपको एक्सप्लेनेशन हम आपको अभी देंगे, ठीक है। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन आपको हम देते हैं, आपको बताते हैं कि कैसे हम क्या कर, टेंशन घटने से क्या होता है, आपका ये टेम्परेचर क्या होता है, वो इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। देखिए आपका टेंशन जब भी होता है किसी वायर में, मान लेते हैं कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, ठीक है, कोई वायर है, इसमें टेंशन है, इसमें क्या है, टेंशन है, ठीक है। किसी वायर में अगर टेंशन है तो क्या है, उसके इंटरमोलिकुलर, उस वायर में जो वायर का जो अंदर पार्टिकल भी तो होगा उस वायर में, तो उस वायर के पार्टिकल का इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ा होगा। क्यों बढ़ा होगा, अगर वायर नॉर्मल डिस्टेंस पे है, उसके अंदर इंटरमोलिकुलर पार्टिकल अच्छे से प्रेजेंट है, और क्या अगर तनाव करते हैं तो थोड़ा थोड़ा उसका दूर तो जाएगा ही, थोड़ा थोड़ा दूर जाएगा ही। तो इसके लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर किसी वायर में टेंशन है तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, सॉरी, इसका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, बढ़ा हुआ है, ठीक है। और जिसके कारण आपको बता दें कि किसी के अंदर अगर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस हो गया है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके पास कुछ डिस्टेंस है, वो क्या क्या कुछ डिस्टेंस को ट्रेवल किया है, तो उसके पास क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा, ठीक है। किसी वायर में अगर उसको कुछ स्ट्रेच कर दिया गया है तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है, मानते हैं आपको, हाफ ऑफ kx² पता होगा एक पोटेंशियल एनर्जी, इसको वर्क डन भी कहते हैं, वायर स्प्रिंग कांस्टेंट का वर्क डन, सॉरी स्प्रिंग कह रहे हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान ले या फिर किसी वायर के अंदर भी मान ले, तो क्या हो गया, आपका कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहता है। अब कितना पोटेंशियल एनर्जी रहता है इसको तो हम अभी नहीं बता सकते, क्योंकि कोई डाटा है नहीं हमारे पास, लेकिन हम जानते हैं कि वायर अगर स्ट्रेच है तो कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर रहेगा, लेकिन जैसे ही अगर वायर के टेंशन को हम रिमूव कर देते हैं, टेंशन को क्या करते हैं हम, अगर रिमूव कर देते हैं तो हमारा क्या होता है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या होता है, फिर कम हो जाता है, ठीक है। पहले इसमें जाता है, फिर बाद में क्या जाता है, कम हो जाता है हमारा, ठीक है, फिर कम हो जाता है। तो जैसे ही आपका इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही घटता है, ठीक है, तो आपका जो, अगर मान लेते हैं एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आपको पता है ये एक आपका एनर्जी थ्योरम है कि आपको एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, नहीं कभी क्रिएट किया जा सकता है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अगर घट जाता है तो एनर्जी घटने के बाद कोई दूसरे फॉर्म में जाता है एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी घट के क्या होता है, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में क्या जाता है, वो चला जाता है। और जैसे ही वो हीट एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है तो टेम्परेचर क्या करता है, TMPRA टेम्परेचर क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है। जैसे ही वो हीट एनर्जी के फॉर्म में चला जाता है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, यानी जैसे ही आपका वायर ब्रेक हुआ, उसमें से टेंशन हट गया तो क्या हो गया, आपका पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ वो उसका टेम्परेचर राइज कर गया, ठीक है। तो पता चल क्या होगा आपको, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए इस वजह से क्या करना है, आपको याद रखना है क्वेश्चन को, अपने सिर्फ रट नहीं लेना है, थोड़ा ध्यान से समझते हुए भी चलना है। तो चलिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।